हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसमें लैंग्वेजेस कुछ ज़्यादा है, इसलिए इसको हम लिख करके थोड़ा समय को बचाना चाह रहे हैं। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इसके पहले जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी था या जो भी थ्योरी हम लोग डिस्कस किए हैं उसमें से कोई भी मॉलिक्यूल के शेप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि किसी मॉलिक्यूल का या पॉलीएटॉमिक आयन का शेप कैसा होता है, उस शेप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो 1940 में सिज्विक और पॉवेल ने ये थ्योरी दिया, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, किसी मॉलिक्यूल के शेप को एक्सप्लेन करने के लिए। और ये इतना इजी था और लोगों को इतना आसान लगा इसका यूज करना और इतना इजीली समझ में आ गया कि ये बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो गया, काफ़ी जल्दी पॉपुलर हो गया। और फिर इसमें बाद में रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको डेवलप किया गया, थोड़ा कहीं जो कमी मिला उस जगह एक्सटेंड किया गया नायोल और गिलेस्पी के द्वारा 1957 में। ठीक है, तो ये VSEPR थ्योरी, भी से वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, बहुत ही सिंपल थ्योरी है और इससे क्वेश्चन पूछता है। मॉलिक्यूल के शेप से रिलेटेड ये थ्योरी है, इसके द्वारा हम लोग मॉलिक्यूल का शेप निकाल सकते हैं। किस मॉलिक्यूल का कैसा शेप होगा ये याद रहे, शेप केवल कोवैलेंट कंपाउंड का होता है, कोवैलेंट मॉलिक्यूल का होता है। जो आयोनिक बॉन्ड जो होता है, आयनिक कंपाउंड जो होता है जिसमें, उसका शेप नहीं लिया जाता, क्योंकि आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, इट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक शेप। इसलिए हम लोग ये यानी कि जो पढ़ रहे हैं ये कोवैलेंट बॉन्ड से रिलेटेड ही है। तो इट इज़ रिलेटेड टू द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये थ्योरी किससे रिलेटेड है? मॉलिक्यूल के शेप से रिलेटेड है। और बताया कि मॉलिक्यूल का शेप किस पर डिपेंड करता है। तो मॉलिक्यूल का शेप, कोई भी मॉलिक्यूल अगर लीजिएगा, जैसे हम लोग अगर कोई मॉलिक्यूल के शेप की बात करें, जैसे दो ही एटम है, अगर डाई एटॉमिक कोई मॉलिक्यूल है जिसमें दो ही एटम है, तो वो तो ऑलवेज लीनियर ही होगा, उसको लीनियर कह देते हैं या स्टिक शेप्ड भी कहते हैं। एक छरी जैसा स्ट्रेट सीधा, एक स्टिक शेप्ड कहते हैं, या हम लोग लीनियर भी कह देते हैं क्योंकि दो ही एटम है। इसलिए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए शेप निकालने का कोई बात ही नहीं है, वो ऑलवेज स्टिक शेप्ड होगा, लीनियर होगा। अगर डाई एटॉमिक से अलावा हम लोग मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल ABX टाइप है, तो इसमें X का वैल्यू ये 1 से ज़्यादा अगर हो, या X का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, तो इस जगह B जो कहलाएगा, इसको हम लोग कहते हैं सराउंडिंग एटम। B को क्या कहेंगे? सराउंडिंग एटम, मतलब चारों तरफ से घेरे हुए है। और A को हम लोग कहेंगे, जो बीच में है, उसको कहेंगे सेंट्रल एटम, यानी कि सराउंडिंग एटम SA, सेंट्रल एटम CA, यानी कि इसको कंसर्न्ड एटम या सेंट्रल एटम कहेंगे। इस जगह हम लोग सराउंडिंग एटम पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, सेंट्रल एटम पर पहले ध्यान देंगे। तो इसमें कहा क्या जाता है कि
किसी मॉलिक्यूल का शेप किस पर डिपेंड करेगा? ये जो सेंट्रल एटम है या कंसर्न्ड एटम है जिस पर हम लोग को डिस्कस करना है, वो कंसर्न्ड एटम के वैलेंस सेल अंतिम ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन पेयर के नंबर और वो इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे अरेंज होता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, the shape of any molecule depends on the, यहाँ हम लोग ये नंबर एंड अरेंजमेंट भी लिख सकते हैं, नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट ऑन द वैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल। जो कोई भी मॉलिक्यूल का शेप पता करना है, पहले हम सेंट्रल एटम में जाएंगे, उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स है उसको काउंट करेंगे। वैलेंस सेल में, सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उसको स्टेरिक नंबर कहते हैं। तो पहले हम लोग उस स्टेरिक नंबर को क्या फाइंड करेंगे और उतना इलेक्ट्रॉन पेयर वो सेंट्रल एटम के चारों तरफ अरेंज होगा, और वो किस तरह से अरेंज होगा उसी अरेंजमेंट पर मॉलिक्यूल का शेप निर्भर करेगा। अब अरेंज कैसे होगा उस पर देखते हैं। इसमें क्या कहा जाता है कि सेंट्रल एटम, जैसे सेंट्रल एटम जो होता है उसके वैलेंस सेल को एक स्फेरिकल सेल माना जाता है, एक स्फेयर जैसे इस टाइप का, ऐसे ये सेंट्रल एटम का जो वैलेंस सेल है ये स्फेयर के रूप में है, एक हॉलो स्फेयर। और सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं इस स्फेयर पे, इसके सरफेस पे रहते हैं, ये स्टे करता है। द electron pair of the valence cell of central atom stays on the surface of the sphere। वही चीज बोले हैं, the valence cell of the central atom is taken as a sphere and the electron pairs, वो bond pair और lone pair हो सकता है, are supposed to stay on the surface of the sphere। ये इसके इस स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। फिर उसके आगे फर्दर, अब जो इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे कैसे रखेंगे, तो वो अरेंजमेंट ही डिसाइड करेगा किसको, वो अरेंजमेंट ही डिसाइड करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन, उसका अरेंजमेंट, और वो अरेंजमेंट डिसाइड करेगा मॉलिक्यूल के शेप को। तो वही द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर टेंड्स टू ऑक्यूपाई सच पोजीशंस। मान लीजिए ये है और इसके वैलेंस सेल के, ये वैलेंस सेल है, सरफेस पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, दूसरा पेयर मान लीजिए 2-3 पेयर है, तो एक पेयर यहाँ अगर हो गया तो दूसरा पेयर अब ऐसा जगह होगा जिससे इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो, ताकि उन दोनों के बीच रिपल्सन हो। इलेक्ट्रॉन में तो नेगेटिव चार्ज हो, वो तो उस पर रिपल्सन कम हो, रिपल्सन कम होगा तो एनर्जी बढ़ेगा नहीं, एनर्जी कम से कम होगा, एनर्जी कम से कम होगा तो स्टेबल ज़्यादा होगा। तो वही यहाँ लिख रहे हैं हम, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर टेंड्स टू ऑक्यूपाई सच पोजीशंस, वो उन पोजीशंस को रखना चाहता है विच गिव्स मिनिमम रिपल्सन सो एज टू गेट मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ठीक है, जैसे हम लोग मान लीजिए कि ये स्फीयर है, सेंट्रल एटम का ये स्फीयर है, और एटम तो ये वैलेंस सेल को हम लोग इस स्फीयर में लेंगे, निकले सेंट्रल एटम बीच में ए हो गया, और 2 बॉन्ड पेयर है, मान लीजिए सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर है, तो एक बॉन्ड पेयर हम यहाँ रखे, एक बॉन्ड पेयर यहाँ रखे, तो इन दोनों बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल यहाँ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एक ये अरेंजमेंट है।
दूसरा अरेंजमेंट हम लोग उसी तरह से लेते हैं। ये इस जगह मान लीजिए सेंट्रल एटम ए, यहाँ वैलेंस सेल का ये वैलेंस सेल स्फीयर है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ है, तब इसके बीच का एंगल जो होगा ये ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेकिन क्या हो जाएगा लेस देन ये 180, ये दूसरा है ना। और यहाँ पर हम लोग एक तीसरा अरेंजमेंट लिए, तीसरा अरेंजमेंट में उसी तरह से ए है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, तो इसके बीच का एंगल 180 हो गया। तो 180 होने से यहाँ पर क्या होगा रिपल्सन मिनिमम होगा, इसलिए ये अरेंजमेंट एक्सेप्टेबल होगा, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह से अरेंज होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच रिपल्सन कम से कम हो, स्टेबिलिटी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हो, और वही एक्सेप्ट होगा। तो ये दोनों रिजेक्ट हो जाएगा, वो एक्सेप्ट होगा। यानी अब एक एटम यहाँ, एक यहाँ, तीनों एक लाइन में, मॉलिक्यूल विल बिकम लीनियर। उसी तरह अब अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो 3 पेयर को सरफेस पे रखेंगे, तो तीनों को सरफेस पे अगर रखेंगे तो एक दूसरे से मिनिमम रिपल्सन हो, कितना पर रहेगा 120 पर रहेगा, तो मिनिमम रिपल्सन होगा। इसीलिए ये जो कहा जाता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के सरफेस पर, वैलेंस सेल के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह से अरेंज होते हैं ताकि उसके बीच रिपल्सन कम हो और स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब इसमें कुछ और पॉइंट को हम लोग मानते हैं, जैसे अगर एक मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ इट इज़ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको भी सिंगल बॉन्ड की तरह ही ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसके बीच सिग्मा बॉन्ड तो एक ही है, अगर ट्रिपल बॉन्ड भी है तो सिग्मा बॉन्ड तो एक ही है, और शेप डिसाइड करने में सिग्मा बॉन्ड को ही कंसिडर करते हैं, पाई बॉन्ड को नहीं। इसीलिए हम लोग मल्टीपल बॉन्ड को भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह ही ट्रीट करते हैं। बस इतना अंतर है कि यहाँ पर अगर ए और इधर मान लीजिए जैसे उदाहरण के तौर पर सी, और इधर डबल बॉन्ड है ओ, और इधर है एच और यहाँ एच, तो यहाँ पर इसको तो एक ही पेयर मानेंगे। ये 2 पेयर है लेकिन मानना एक है, ये एक 3 पेयर हुआ तो रहना तो चाहिए 120 पर, लेकिन यहाँ जो रिपल्सन है डबल और सिंगल के बीच है, यहाँ डबल और सिंगल के बीच है, यहाँ दोनों सिंगल के बीच है। इसलिए ये जो θ1 और ये θ2, तो θ1 क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, θ2 ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा रिपल्सन क्रिएट करता है। ठीक है, ये जितने पॉइंट्स थे, कुछ और पॉइंट्स हैं वो फिर हम लोग लिखते हैं। जो सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो 2 तरह का होगा, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर्स। ठीक है, जैसे हम लोग नाइट्रोजन में लेते हैं NH3 यहाँ पर एक ये लोन पेयर्स हो जाएगा। तो लोन पेयर और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ये सब 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में, ये हो जाएगा बॉन्ड पेयर्स। तो बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स दोनों
हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम सिर्फ बॉन्ड पेयर से घिरा हुआ रहे या बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों से घिरा रहे। सिर्फ लोन पेयर से घिरा रहेगा वो तो मॉलिक्यूल होगा ही नहीं, फिर एटम होगा, तो उसकी बात ही नहीं करना है यहाँ में। तो यहाँ बॉन्ड पेयर, तो देखिए बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में क्या अंतर है। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में ये बॉन्ड पेयर जो होगा ये दोनों के न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में है, यानी दोनों के अट्रैक्शन में है, तो एकदम इस ये जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है इसी के अलोंग इलेक्ट्रॉन पेयर होगा और इधर उधर नहीं हो सकता, है ना। ये तो बॉन्ड पेयर ये लोकलाइज्ड होता है और दो एटम दो न्यूक्लियस के प्रभाव में होता है, जबकि लोन पेयर केवल सेंट्रल एटम के प्रभाव में होता है ना, और उस पर दो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन नहीं होगा, तो यहाँ कोई वैसा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं होगा, ये ज़्यादा फैला हुआ माना जाता है, मतलब इसको मानते हैं ये ज़्यादा फैला हुआ रहेगा इस तरह से। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक लोन पेयर ज़्यादा जगह छेकता है बॉन्ड पेयर की तुलना में। इसीलिए ये ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, ये ऑर्डर ऑफ रिपल्सन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन यहाँ पे कि लोन पेयर में ज़्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन कम होता है और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन सबसे कम। हालांकि इस चीज़ को प्रॉपरली VSEPR थ्योरी में सिज्विक और पॉवेल के द्वारा नहीं समझाया जा सका था, है ना, कि उन्होंने जस्ट ये ऑर्डर बता दिया, लेकिन ये ऑर्डर ऐसा क्यों होता है, लोन पेयर ज़्यादा रिपल्सन क्रिएट करता है, ये नहीं बताया गया था। बाद में वो आता है, आगे पढ़ेंगे भी, एडवांस्ड जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसका इस्तेमाल करके इसको एक्सप्लेन किया जाता है कि लोन पेयर ज़्यादा जगह छेकता है बॉन्ड पेयर की तुलना में, और इस वजह से लोन पेयर के बीच रिपल्सन ज़्यादा होता है। अब हम लोग दो तरह का सिचुएशन डिस्कस करेंगे। पहला सिचुएशन डिस्कस करेंगे क्या, कि अगर किसी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम सिर्फ बॉन्ड पेयर से घिरा हुआ हो और सिमिलर एटम के द्वारा घिरा हुआ हो, सिमिलर एटम और बॉन्ड पेयर के द्वारा घिरा हुआ हो, एक ही तरह का एटम, मतलब सेंट्रल एटम के चारों तरफ एटम सेम होंगे, जैसे N है, चारों ये तीनों एटम हाइड्रोजन ही है, और उसमें लोन पेयर नहीं होगा, सिर्फ बॉन्ड पेयर होगा। तो अगर सिर्फ बॉन्ड पेयर होगा और एक ही तरह का होगा तो इन दोनों के बीच जितना रिपल्सन, इन दोनों के बीच भी उतना ही रिपल्सन, इन दोनों के बीच भी उतना ही रिपल्सन होगा। यानी कि उसमें इफ द सेंट्रल एटम इज लिंक्ड टू सिमिलर एटम्स एंड इज सराउंडेड बाय द बॉन्ड पेयर्स ओनली, द रिपल्सन्स बिटवीन देम आर सिमिलर। सारे बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन सेम होगा, इसके वजह से मॉलिक्यूल हो जाएगा सिमेट्रिकल, और इस तरह के ज्योमेट्री को हम लोग रेगुलर ज्योमेट्री यानी कि नियमित ज्योमेट्री हम लोग कहेंगे। रेगुलर ज्योमेट्री होगा और उसका बॉन्ड एंगल फिक्स्ड हो जाएगा। तो वो क्या होता है, उसको हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे। ये नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, ये बॉन्ड पेयर्स हम लोग लेंगे और यहाँ पर उसका ये जनरल फॉर्मूला, कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, और उसका यहाँ पर ये शेप क्या होगा, उसका शेप हम लोग क्या लिखेंगे, शेप या ज्योमेट्री, और फिर हम लोग यहाँ पर लेते हैं क्या, उसका बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल इसमें फिक्स होगा, ये
बॉन्ड एंगल। ये जनरल फार्मूला, ये शेप और बॉन्ड एंगल, ये इस तरह से कॉलम। हम लोग बॉन्ड पेयर अगर एक लेते हैं, एक बॉन्ड पेयर, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, जनरल फार्मूला ए बी हो जाएगा। शेप ये स्टिक शेप्ड हो जाएगा, और बॉन्ड एंगल, इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, दो बॉन्ड के बीच का एंगल, दो एडजेसेंट बॉन्ड के बीच का एंगल। यहाँ तो एक ही बॉन्ड है, इसलिए बॉन्ड एंगल यहाँ डिफाइंड नहीं होगा, नॉट डिफाइंड। अब हम लोग दूसरा लेते हैं, ये नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2। दो बॉन्ड पेयर अगर होगा तो जनरल फार्मूला AB2 हो जाएगा, और AB2 इसका शेप हो जाएगा लीनियर, ये लीनियर हो जाएगा, और ये बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक उसी तरह से अगर बॉन्ड पेयर्स 3 होंगे तो जनरल फार्मूला यहाँ AB3 होगा, और इसका शेप हो जाएगा यहाँ ट्राइगोनल, ये याद रखना पड़ेगा, ट्राइगोनल प्लानर, या इसको हम लोग कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगुलर, इक्विलैटरल ट्रायंगुलर ये होगा। और बॉन्ड एंगल इसका हम लोग लेते हैं ये 120 डिग्री, ये डायग्राम बनाकर हम बताएंगे, ये 120 डिग्री। इसके बाद यहाँ पर बॉन्ड पेयर 4 होगा, AB4 फार्मूला हो जाएगा, और इसका शेप हो जाएगा ये टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, और ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। फिर अगर बॉन्ड पेयर 5 हो जाता है तो इसका जनरल फार्मूला AB5 हो जाएगा, और AB5 है तो इसका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसमें दो तरह का बॉन्ड एंगल होता है, 120 डिग्री और 90 डिग्री। फिर हम लोग लेते हैं 6 होगा तो फार्मूला AB6, इसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, और इसको हम लोग लेते हैं बॉन्ड एंगल सिर्फ 90 डिग्री। और हम लोग यहाँ पर लेते हैं 7, तो ये AB7, और ये हो जाएगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल, और ये हो जाएगा इसका यहाँ पर बॉन्ड एंगल 72 डिग्री और 90 डिग्री। इस तरह से ये बॉन्ड पेयर है ना, ये नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हो गया। सेंट्रल एटम के अबाउट हम पहले ही बता दिए, इसमें लोन पेयर होगा नहीं, तो ये जनरल फार्मूला और उसका ये शेप हो गया, और यहाँ पर बॉन्ड एंगल। अब इन सब को, इन सभी शेप को एक एक करके हम लोग ड्रॉ करके फिर समझते हैं। ये पहला जियोमेट्री है लीनियर जियोमेट्री, लीनियर जियोमेट्री या लीनियर शेप। लीनियर शेप का मॉलिक्यूल क्या था, AB2 था। AB तो स्टिक होगा, वो पहले बता दिया गया है। लीनियर ज्योमेट्री, लीनियर कैसा होगा, बीच में A होगा, ये इस टाइप का
ऑलमोस्ट ऐसा। ये देख रहे हैं, ये जो होगा ये होगा लीनियर। इस टाइप से बीच में एक एटम है गोल, और इधर और इस साइड इधर एक एटम, ये सेंट्रल एटम है ए और ये सराउंडिंग एटम है बी, और इस तरह से दो बॉन्ड पेयर, दोनों के बीच 180 डिग्री, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस, इसलिए मिनिमम रिपल्सन। एक दूसरे को बिल्कुल कैंसिल कर देता है, रिपल्सन यहाँ नहीं है, ये लीनियर। तो इस शेप को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? तो यहाँ पर ए, इधर हम लोग लिखेंगे बी, और इधर हो जाएगा बी। ये बी से सराउंडिंग एटम हो गया, और ये हो जाएगा सेंट्रल एटम। और इन दोनों के बीच जो ये यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये कहलाता है बॉन्ड एंगल, यही है 180 डिग्री। और दो बॉन्ड के बीच के एक ही एंगल को लेते हैं, और जो मिनिमम एंगल है उसको बॉन्ड एंगल लिया जाता है। इधर भी 180, लेकिन है तो इसी दोनों बॉन्ड के बीच, इसलिए अगर यहाँ पूछा जाए 180 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल हैं, एक ही होगा, दो नहीं कह सकते हैं। इधर भी है उधर भी है तो दो एंगल हुआ, लेकिन वो दोनों सेम बॉन्ड के बीच है, इसलिए एक ही बॉन्ड एंगल, ये लीनियर ज्योमेट्री। दूसरा क्या होता है? दूसरा जो ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लैनर ज्योमेट्री। ट्राइगोनल प्लैनर ज्योमेट्री। ट्राइगोनल प्लैनर ज्योमेट्री में क्या होता है, या इसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगुलर कहते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगुलर। इक्विलैटरल ट्रायंगुलर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें कैसा शेप होता है, ये ऑलमोस्ट इस टाइप का। यहाँ बीच में ये एटम हो गया, ये एटम, ये सेंट्रल एटम ए, और यहाँ 3 बी हो गया, तो ए बी 3, और यहाँ कोई भी दो बॉन्ड के बीच का एंगल 120। तो यहाँ 120 डिग्री के कितने एंगल है? 1 2 3, और इन तीनों को अगर मिलाएंगे शेप कैसा हो जाएगा? ट्रायगोनल, और ये समबाहु त्रिभुज होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। इसीलिए इसका इक्विलैटरल ट्रायंगुलर भी इसका शेप है। यहाँ बीच में ए होगा, और इसके साथ सराउंडिंग एटम यहाँ पर बी, फिर इधर एक सराउंडिंग एटम हो जाएगा यहाँ बी, फिर एक सराउंडिंग एटम इधर हो जाएगा बी। और इन सब को अगर मिलाइएगा, इन सब को अगर मिलाएंगे, तो इन सब को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? इन सब को यहाँ पर मिलाने पर एक, एक्चुअली एग्जैक्ट मेजर तो नहीं है, लेकिन ये एक क्या हो जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। और ये जो बॉन्ड एंगल होगा यहाँ पर, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, तीनों बॉन्ड एंगल है, और तीनों के बीच हमने क्या बताया था कि अगर सेंट्रल एटम एक ही तरह के एटम से घिरा हो और सिर्फ बॉन्ड पेयर हो तो सबके बीच रिपल्सन इक्वल, इसलिए हर जगह बॉन्ड एंगल इक्वल हो जाएगा, 120 डिग्री होगा। इस तरह से ये इक्विलैटरल ट्रायंगुलर ये शेप होगा। अब उसके बाद हम लोग तीसरा टाइप जो है, इसको हम लोग क्या लेते हैं? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री या रेगुलर टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में जो मॉलिक्यूल होता है वो AB4 होता है।
AB4 टेट्राहेड्रल, यहाँ पर इसका AB4 का ऐसे दो तरह का शेप हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। एक हम लोग इस तरह से लें, तो अगर ऐसे हम लोग लेते हैं AB4 का, A बीच में हो जाए और इधर B हो जाए, इधर यहाँ पर B, ये B और ये B, इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर प्लैनर, ये स्क्वायर प्लैनर शेप। और अगर इसका यहाँ पर देखिए, ये दोनों बॉन्ड के बीच यहाँ जो एंगल होगा, इन दोनों के बीच का एंगल ये तो 90 डिग्री होगा, लेकिन इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। इसलिए इसमें दो तरह के बॉन्ड एंगल हो जाएंगे, और सबके बीच तो ऐसे यहाँ 90-90 है, और इन दोनों बॉन्ड के बीच लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 180। तो दो तरह का बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है। और अगर ये चार बॉन्ड को हम लोग एक प्लेन में नहीं रहकर उसको 3 डायमेंशनली हम लोग अरेंज करें, तो वहाँ पर और वहाँ अरेंज करें और मिनिमम रिपल्सन हो, तो उसका अरेंजमेंट होता है ये टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में एक ए ऐसे बीच में हुआ, और यहाँ पर इस तरह से एक हो जाएगा ऐसे बी, और एक बी इधर हो जाएगा, और एक बी जो होगा इसको हम लोग यहाँ टेट्राहेड्रल इस टाइप का हम लोग लेते हैं, ऐसा। ये टेट्राहेड्रल है ना। टेट्राहेड्रल नाम क्यों है? देखिए, इसमें 4 बॉन्ड है और कोई भी 2 बॉन्ड ही मैक्सिमम एक प्लेन में है, बाकी 2 प्लेन में नहीं है। ये 3 डायमेंशनल है, और टेट्रा मतलब 4, हेड्रॉन का मतलब सरफेस। तो देखिए, ये तीनों को मिलाइए, एक कागज़ का मान लीजिए 4-5 कागज़ का टुकड़ा ले लीजिए, यहाँ पर ऐसे गोंद लगा दीजिए और एक पेज साट दीजिए, फिर इधर लग ऐसे साट दीजिए, ऐसे, फिर यहाँ, और फिर साइड से ऐसे काट देते हैं। तो कितना होगा? एक यहाँ सरफेस होगा, एक सरफेस यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ। कितना सरफेस हुआ? 4। इसलिए इसको कहते हैं 4 मतलब टेट्रा, और हेड्रॉन का मतलब सरफेस, तो 4 सरफेस हो गया, इसलिए टेट्राहेड्रल। इसमें क्या होता है, ये 2 बॉन्ड है ऐसे, ये जो होगा ए और बी इधर, ये इधर, तो एक देखिए, एक ऊपर की तरफ आ रहा है, और ये लीजिए तो एक ये वाला बॉन्ड अंदर की तरफ जा रहा है, तो एक ऊपर की तरफ, एक अंदर की तरफ। तो यहाँ पर जो ऊपर की तरफ हम लोग लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक ऊपर और एक नीचे। तो ऊपर की तरफ के बॉन्ड को इस तरह से हम लोग लेते हैं, कुछ इस तरह से, इसको वेज कहा जाता है। ये ऊपर हो गया, और एक नीचे की तरफ जो चला गया था उसको डैश से ऐसे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ नीचे की तरफ चला गया, ठीक है। अब तो इसको मिलाइए, यहाँ पर इसके बीच ये जो बॉन्ड यहाँ पर होगा, अब क्या करना है, सभी बी को एक दूसरे के साथ मिलाना है। तो इसको ऐसे मिला दिए, इसको इस तरह से, ये ऐसे, ये इस तरह से, इन दोनों को भी मिलाएंगे और इसको भी मिलाएंगे। कितना सरफेस हुआ? देखिए, एक ये हुआ, एक ये हुआ, 2, एक ये हुआ, 3, और एक नीचे का, तीनों भी मिला के, कोई 3 बी को लेकर एक सरफेस, ये 4 सरफेस हुआ। और यहाँ पर क्या है, इस जगह ये जो 4 सरफेस देख रहे हैं, हर एक के बीच ये जो 4 बॉन्ड है, कोई भी 2 बॉन्ड के बीच का एंगल लीजिए, ये इधर ऐसे सब एंगल
कितने का होगा एग्जैक्ट देखिए, थोड़ा नीचे झुका हुआ है, स्ट्रेट रहता तो 90 होता, 90 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये एंगल कितने का हुआ, 90 से ज़्यादा 109 डिग्री। तो ये जो एंगल होता है ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, ये एंगल भी उतना ही होगा, ये दोनों एंगल भी उतना ही होगा, और ये इन दोनों के बीच का एंगल भी उतना ही होगा। अगर ये दोनों लीजिएगा तो उतना ही एंगल होगा, और इसके बीच का एंगल भी उतना ही होगा। मतलब सारे बॉन्ड एंगल यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जैसे B1 ये B2 और इसको B3 और B4 मान ले, तो यहाँ ये एंगल B1 AB2 ये हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एंगल B1 AB3, फिर क्या हो जाएगा B1 AB4, ये इसके बराबर एंगल हो जाएगा B1 AB4, और कौन होगा, बराबर हो जाएगा एंगल B2 AB3, और बराबर हो जाएगा B2 AB4, और बराबर हो जाएगा एंगल B3 AB4। ये 6 एंगल हुआ, और सब का ये एंगल का वैल्यू 109 डिग्री 28 मिनट, ये सभी एंगल इक्वल होगा। और यहाँ से ये भी क्लियर हुआ कि टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल, जितने भी बॉन्ड एंगल हैं वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, और ऐसे टोटल 3, 4, 5, 6 बॉन्ड एंगल्स हैं। और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, इसीलिए यहाँ 109 डिग्री या 90 डिग्री, तो यहाँ रिपल्सन कम होगा, यहाँ ज़्यादा होगा, इसलिए इसका AB4 टाइप एक्सेप्टेबल नहीं होता है। इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CH4 इज टेट्राहेड्रल एंड नॉट स्क्वायर प्लानर, वाई, आंसर में दिया हुआ है ना, वो स्क्वायर प्लानर नहीं होता है बल्कि टेट्राहेड्रल होता है, यही शेप है टेट्राहेड्रल। तो ये टेट्राहेड्रल होता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो बॉन्ड के बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, और ये रिपल्सन कम है दो बॉन्ड पेयर के बीच, इसलिए एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा। यहाँ दो बॉन्ड के बीच का एंगल 90 होने से रिपल्सन ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम हो जाता है। ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल के लिए। इस तरह से लोग ये शेप अलग अलग लिए टेट्राहेड्रल। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो शेप होगा नेक्स्ट, इसमें टेट्राहेड्रल के बाद था ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, अगर ये 5 बॉन्ड होता है AB5, तो इसका शेप कैसा होता है, ये AB5 का शेप कुछ इस तरह से होता है। ये ग्रीन बीच में जो है दिस इज A, और इसके साथ एक प्लेन में ये 3 वाइड बॉन्ड हो गया, और ये इसको अगर हटा दीजिए तो ये ट्राइगोनल हो गया, है ना। ट्राइगोनल एक त्रिभुज के आकार का बेस, ये जुड़ गया, तो ऐसे जोड़ दीजिए तो ऊपर एक, नीचे चौड़ा, ऊपर जाके सब एक पॉइंट पे मिल गया, तो ये पिरामिडल, और एक पिरामिड नीचे, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें देखिए क्या होगा, यहाँ पर AB5, लेकिन ये जो दो वाइट के बीच का एंगल है, ये एंगल है यहाँ पर कितने का,
ये 120 का, और ये रेड और वाइट के बीच का एंगल कितने का है, ये 90 का है। ठीक है, इसमें दो तरह का बॉन्ड एंगल हो गया, एक्चुअली तीन तरह का बॉन्ड एंगल इसमें देखेंगे अभी। तो यहाँ इसका शेप क्या हो गया, इस जगह बीच में ए, और ऐसे हम लोग लेंगे बी, और यहाँ पर ऐसे बी, फिर इस जगह यहाँ पे बी, और फिर यहाँ इस जगह हम लोग लेंगे बी, और इस तरह बी इसको मिला देंगे तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। और इसके एक ऊपर होगा जो रेड से हम दिए हैं, उसको यहाँ पर ऐसे ब्लू ऐसे लिख देते हैं, एक ऊपर होगा यहाँ पर ऐसे बी एक, और एक बी यहाँ पर ऐसे नीचे होगा बी। और देखिए इन सब का एक स्पेशल नाम भी है कि इसको अगर मान लीजिए एक कांच का हॉलो ग्लोब जैसा बना दें, और उस ग्लोब को जो ऐसे करेंगे तो घूमेगा, एक एक्सिस होता है उस ग्लोब में रखें तो ये बॉन्ड ग्लोब के एक्सिस के अलोंग होगा, ये बीचों बीच इक्वेटर के जोन में आ जाएगा, जो बीच में विषुवत रेखा होता है इक्वेटर। इसलिए इन तीनों बॉन्ड को इक्विटोरियल बॉन्ड कहेंगे, इन दोनों को एक्सियल बॉन्ड कहेंगे। तो ये जो होता है ये इसको ये एक्सियल हो गया, और ये तीनों को क्या कहेंगे, ये इक्विटोरियल बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, इसमें एक्चुअली क्या होता है, देखिए यहाँ पर एंगल 90, तो इससे 90, इससे 90, इससे 90, ये तीनों मिलाकर इसको ढकेला ऊपर, इसको ऊपर ढकेला तो ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, तो इसका लेंथ ज़्यादा होता है, इसका लेंथ कम होता है। इसलिए ये भी कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए इसका लेंथ ये x है और इसका लेंथ यहाँ पर y है, तो ये x से y का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, ये बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इस तरह से हम लोग कंसीडर करते हैं। और अब अगर सभी b को मिलाए, इसको इन तीनों से अगर मिलाए तो ये एक पिरामिड हुआ, और इस b को तीनों b से ऐसे मिलाए तो ये दूसरा पिरामिड। यही है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जिसमें ये एंगल होगा 120 डिग्री का, ये एंगल भी होगा, ये ब्लैक कोई भी दो ब्लैक के बीच लीजिए, यहाँ इक्वेटोरियल के बीच 120 डिग्री, ये भी 120, और किसी भी एक ब्लैक और एक ब्लू के बीच लीजिए तो ये एंगल होगा 90 डिग्री। लेकिन दो ब्लू के बीच लीजिएगा तो एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि इसमें तीन तरह का 180, 120 और 90। ये इस तरह से बताइए, इसमें 120 के कितने एंगल हुए, 1 2 3, 90 डिग्री के कितने एंगल हुए, 1 2 3, नीचे 3, 6, 90, और 180 के कितने, इन दोनों के बीच एक ही एंगल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जगह ये मतलब नंबर ऑफ एंगल्स, नंबर ऑफ 120 डिग्री एंगल्स, कितने, 120 डिग्री एंगल 3, नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स कितने हैं, 6, नंबर ऑफ 180 डिग्री एंगल्स ओनली 1। ये हो गया। और यहाँ पर
हालांकि ये डिमेरिट ही था VSEPR थ्योरी का कि ये लॉन्ग होता है और ये शॉर्ट होता है, इसको ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सका था। जिसको बाद में एक्सप्लेन किया गया था वो एडवांस्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, जिसमें कितने तरह के एंगल हो गए ये यहाँ पर एक बार फिर समझ लीजिए। ये ट्राइगोनल हो गया 120 डिग्री का 3, ये ऊपर दिए तो एक पिरामिड, एक नीचे दिए दूसरा पिरामिड, इसलिए इसका नाम ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, या दूसरा नाम भी कह सकते हैं ऊपर 3 और नीचे 3 सरफेस, 6 सरफेस से घेरा हुआ, इसलिए इसको ट्राइगोनल बाय पिरामिडल को हेक्साहेड्रल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये 6 सरफेस के द्वारा घिरा हुआ है, तो हेक्साहेड्रल शेप भी इसको कहा जाता है। ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब नेक्स्ट जो शेप था वो AB6 करके, वो क्या था, स्क्वायर बाय पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल या इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल। इसका AB6 टाइप होता है। AB6 कैसा होगा, ये इस टाइप से, A पहले होगा ऐसे, ये AB4, इन सबको मिला दीजिए तो स्क्वायर हो गया, एक ऊपर ये पिरामिडल और एक नीचे पिरामिड, तो स्क्वायर बाय पिरामिडल, या ऊपर 4 सरफेस 4 नीचे ऐसे होगा, है ना। इन दोनों को मिला के एक ऐसे 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सरफेस से घिरा हुआ क्षेत्र, इसलिए ऑक्टाहेड्रल। इसका कैसे अरेंजमेंट बनाएंगे, पहले इसके लिए हम स्क्वायर बना लेंगे और फिर एक ऊपर से और एक नीचे से हम लोग देंगे, तो इसका शेप हो जाएगा कैसा, ये एक स्क्वायर जैसा। इस तरह से हम लोग एक स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर और ये इन दोनों को ऐसे हम लोग मिलाएंगे, तो यहीं पर हो जाएगा सेंट्रल एटम A, यहाँ पर B हो जाएगा, इधर B हो जाएगा, यहाँ पर B और इधर B, ये तो स्क्वायर हो गया। सारा एंगल 90 डिग्री का हो गया। अब एक हो जाएगा क्या, ऊपर, जो ऊपर हम लोग लेंगे तो ऊपर में यहाँ पर B, तो फिर ये जो B होगा, अब ये B को इन चारों से मिलाएंगे तब ना, ये B को इसको छोड़ दीजिए, ऐसे हो गया, तो इन चारों से ऐसे मिलाएंगे, इस B को इन चारों से मिलाएंगे, तो वही चारों से मिला रहे हैं। ये प्लेन के ऐसे मिलाए हम, इससे मिलाए, इससे मिलाए, फिर इससे मिलाए, ये अपर वाला हो गया। और एक फिर क्या होगा, एक वैसे ही इससे ये जुड़ते हुए ये नीचे होगा एक B, तो नीचे जो B होगा यहाँ पर, तो फिर इसके साथ वो चारों मिलेगा, एक पिरामिड बनाएगा, तो ऐसे हम लोग इन दोनों से मिलाएंगे ऐसे, और ये ऐसे और ये, और यहाँ सारे एंगल 90 डिग्री का, कोई भी, ये भी लीजिए 90 डिग्री और ये भी लीजिए
90 डिग्री, इसलिए सारा बॉन्ड इक्वल। फिर यहाँ एक्सियल और इक्वेटोरियल का बात नहीं आएगा। क्यों? ऐसे लीजिए तो ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, तो आप ऐसे भी लीजिएगा तो फिर वही आ गया। इसलिए यहाँ सारा इक्वल है, यहाँ डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता। यहाँ बॉन्ड डिफरेंट टाइप का है, इसीलिए यहाँ डिफ्रेंशिएट किया गया एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो इसमें 90 डिग्री के कितने एंगल है बताइए? कितने एंगल हुआ? 1 2 3 4, बेस में 4, इसके साथ ये चारों मिलके 4 बनाएगा 90, नीचे 4 बनाएगा, तो यानी 12 90 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स, 90 डिग्री एंगल्स ये 12 हो जाएंगे, और नंबर ऑफ 180 डिग्री एंगल्स ये तो 3 ही होंगे। 180 कौन कौन? जैसे ऐसे देखिए, ये एक हो गया इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, 180 के इसमें 3 एंगल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। अब एक लास्ट ये शेप है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। देखिए, आप अगर सब मिला करके देखिए, या इसको हम लोग डेकाहेड्रल भी कहते हैं, क्योंकि 10 सरफेस होता है, डेकाहेड्रल। ये AB7 यानी कि सेंट्रल एटम एक होगा और उसको 7 सराउंडिंग एटम घिरे रहेगा। इसमें क्या होगा? देखिए, यहाँ पहले जो बताए थे बेस ट्राइगोनल था। देखिए आप धीरे धीरे इस तरह से बेस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसके बाद क्या हुआ? स्क्वायर बाइपिरामिडल। यहाँ 3 कोना था और एक पिरामिड ऊपर एक नीचे। यहाँ क्या था? 4 कोना हुआ, एक पिरामिड ऊपर एक नीचे। अब क्या होगा? एक कोना और बढ़ेगा बेस में, यानी कि ये बेस में 5 कोना हो जाएगा, और एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, मतलब इस टाइप का। ऐसे उसका उस टाइप का नहीं अवेलेबल था, तो ऐसे हम बना लिए। ये 5 कोना है, हालांकि यहाँ सभी साइड इक्वल नहीं दिख रहे हैं, होंगे तो इक्वल ही। तो ये इस तरह से यहाँ पर हम लोग लेंगे ये 5 कोना, और उसके बीच से ऐसे रहेगा। तो ये बेस हो जाएगा पेंटागोनल, और एक पिरामिड ऊपर होगा, एक पिरामिड नीचे। यहाँ जो लीजिएगा तो 5 एक प्लेन में 360 डिग्री, उसको 5 हिस्सा में बांटिए, तो हर एक वैल्यू 72 का हो जाएगा, और ये 90। तो इसका देखिए शेप कैसा हो जाएगा? यहाँ पर ए बीच में हो जाएगा, और इसके साथ यहाँ पर ऐसे बी, ये 5 होना चाहिए, ऐसे बी, फिर ये ऐसे यहाँ पर हम लोग अगर लेंगे तो ये हो जाएगा बी, और फिर एक बी इस तरह से हो जाएगा, और एक बी इस तरह से, ऐसे 5 हुआ। और इन 5 को आप मिला लीजिए तो ये रेगुलर पेंटागन हो जाएगा। इस तरह से पेंटागोनल, सबके बीच का डिस्टेंस इक्वल ही होगा। यहाँ हाथ से बना रहे हैं, मेजर किया हुआ नहीं है, तो ये डिफरेंट है। और ये हर एंगल जो होगा यहाँ पर, ये 72 डिग्री का होगा, ये हर एंगल। और बाकी जो 2 होगा वो इसके ऊपर से ऐसे परपेंडिकुलरली एक ऊपर होगा, और एक परपेंडिकुलरली इसके नीचे होगा, ऐसे बी। तो यहाँ ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। और आप इन 5 को उससे मिला सकते हैं। यहाँ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मिला नहीं रहे हैं, आप मिला सकते हैं। तो ये 5 को मिलाइएगा, ऊपर एक पिरामिड नीचे। यहाँ भी ये एक्सियल कहलाएगा, और ये सब कहलाएगा
इक्विटोरियल, इस तरह से। तो यहाँ पर ये 72 डिग्री के 5 एंगल होंगे, 90 डिग्री के कितने एंगल होंगे, ये पांचों इसके साथ 5 90 और ये पांचों इसके साथ 5, टोटल 10 हो जाएगा। तो यहाँ नंबर ऑफ 72 डिग्री एंगल्स, 72 डिग्री एंगल्स तो 5 होंगे। नंबर ऑफ ये 90 डिग्री एंगल्स ये 10 हो जाएंगे और नंबर ऑफ 180 डिग्री एंगल्स केवल 1 होंगे। ये हो जाएगा इसका पेंटागोनल, बाइपिरामिडल या डेकाहेड्रल। ये जो हम जितना भी शेप बताए हैं ये रेगुलर ज्योमेट्री है। यहाँ जब सेंट्रल एटम एक ही तरह के एटम से घिरा हुआ है, चारों तरफ से सेम टाइप ऑफ एटम से घिरा हुआ है और सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, तब ऐसा शेप कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ये रेगुलर। अब इसके बाद लोन पेयर रहने से क्या होगा, उस पर हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।